Hello guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you the remaining part of the yesterday's class that was the different types of market, right? सो उसमें से कुछ एक बचा था एक्चुअली वो ऑलिगोपोली उसको हमें थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा बताने में ठीक है उसके बाद हम जाएंगे उसका उसके एक्चुअली जो उसके परफेक्ट कंपटीशन जो है या जो हमने बात की थी मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक और आज हम ओलिगोपोली की बात करेंगे तो उसमें से जो कल मैंने आपको बताया उसमें से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है उस टॉपिक से जो मार्केट का जो है कर्व्स होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स होते हैं ठीक है डिमांड कर्व होता है या क्या बोलते हैं उसको बहुत सारे कर्व्स होते हैं वो हमें देखना है लेकिन उन कर्व्स को समझने से पहले हमें बाकी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कॉस्ट का मतलब क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है मार्जिनल रेट ऑफ वो सब कुछ हमें समझना पड़ेगा उसके बाद हम एट ए टाइम सभी ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं उन ग्राफ्स को अभी दिखाता आपको समझाता लेकिन उनमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपके बाकी चैप्टर्स में जो है वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा उन ग्राफ्स को जैसे शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या अगर मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं इसको मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनको उसको समझने में आपको लगेगा डिमांड सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट लगता है कर उसको समझने में तो इसलिए इस चैप्टर के मतलब ये जो ये ओलिगोपोली में ख़त्म करूँगा तो उसके बाद हम जाएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको समझना ज़रूरी है आपको कॉस्ट का समझना ज़रूरी है प्राइस क्या होता है क्या बोलते हैं रिवेन्यू का मतलब क्या है जब वो चीज़ें समझ में आएगी ना उसके बाद हम ठीक है ARMC वो सारे कर्व्स क्या करते हैं वो कर्व्स को ड्रा करते हैं जितने भी इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस के अंदर जितने भी कर्व्स आएंगे वो सभी कर्व्स को मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा टॉपिक्स के साथ रिलेट करूंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इसको हमें जो जैसे क्लास 11th के बच्चे पढ़ते हैं 12th इकोनॉमिक्स हमें उस तरीके से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है इन टॉपिक्स को क्योंकि ये हमें पढ़ना है हमें देखना है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं जो टॉपिक्स दिए उन्हीं टॉपिक्स में से उस तरीके से हमें उन टॉपिक्स को कवर करना है ब्रॉड तरीके से कि जहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन जो आराम से बन सकता है जहाँ जहाँ वो छेड़ सकता है क्वेश्चन को ठीक है अभी ये मैंने आपको इसका जो मार्केट का जो बेसिक्स बोला यहाँ से आपको एक्सपेक्ट करोगे क्वेश्चन इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ पहले ठीक है ना तो अब इसमें जो है ग्राफ्स करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन का ओलिगोपोली का मोनोपोली का तो और ठीक है तो वो जो ग्राफ्स जो है उनको भी मैं लेकर आऊँगा और डिमांड के ग्राफ्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स है एक तो मैंने वो देखा इलास्टिक इनइलास्टिक वो जो मैंने आपको बताया था पिछली बार उसके अलावा भी और कुछ है डिफरेंट टाइप्स अलग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स जो होते हैं वो भी हमें समझना है उनके ग्राफ्स भी लेकर आऊँगा मैं ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं दिस इज मी मीर वहीद आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस राइट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो पहले और इस चैनल को हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाने की सो दैट ये जम्मू कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट जो है इसके सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा दूसरी बात ये है कि जो आने वाले पोस्ट्स हैं आगे जो एसआई के सुनने में आया कि एसआई के पोस्ट्स आने वाले हैं जेके पुलिस एसआई के और भी कुछ वैकेंसीज हैं शायद बाकी डिपार्टमेंट्स में एनटी के कुछ बहुत सारे ये मास रिक्रूटमेंट होने वाले तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा सीरियस रहो तो सीरियस ये नहीं रहना है कि उसको आप वेट करोगे नहीं ये सिलेबस को इस तरीके से कवर करो कि वो ये आपको बेनिफिट दे दे आगे उन एग्जाम्स के लिए फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मतलब जो फिर सिलेबस में होगा हम उसी हिसाब से फिर एक्स्ट्रा देखेंगे क्या होगा ठीक है तो इसलिए सीरियस रहा करो एक ही बार पढ़ लो क्योंकि इकोनॉमिक्स वहाँ पर होगा फिर से इकोनॉमिक्स तो कैंसिल कर नहीं सकते हैं किसी भी सिलेबस में ठीक है ना तो और किसी भी पेड कोर्स में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी नहीं करना उस टाइम पे हम आप लोगों के साथ हैं आप देखते रहो ठीक तो आज का कोट जो है वन ऑफ द बेस्ट कोट्स है क्योंकि मैं कोट्स देखता हूँ और सुनता भी हूँ मतलब वो मतलब बुक से भी पढ़ता हूँ और यूट्यूब से भी सुनता हूँ एक कोट है और जो रियलिटी है कि जो हाँ जो क्या लिखा है इसमें द माइंड इज एवरीथिंग राइट व्हाट यू थिंक यू बिकम जो भी आप सोचोगे जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना आप वही बनते हो ये बात आप हमेशा के लिए याद रखो जैसे आपकी सोच होगी ना आप उसी तरीके से क्या काम करना शुरू करोगे उसी तरीके से आप वही बनोगे जो आप सोचोगे ठीक है अगर कुछ इधर उधर सोचोगे आप तो दैट मीन्स क्या बोलते हैं उसको आप वही बनोगे फिर तो ये याद रखो तो आज मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ मतलब बहुत ज़्यादा एक वजह से मुझे मेरी हालत ही बुरी हो गई मुझे ज़ुकाम लग रहा है कोल्डनेस है बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है
तो स्टिल चलो हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि छोड़ नहीं सकते ना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं पिछला जो है ओलिगोपोली बताऊंगा कि यहाँ तक मैंने आपको बताया था कल ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैसे लेफ्ट चला गया? अच्छा, मुझे इसको स्क्रीन को घुमाना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, ठीक है, एक सेकंड ना, मैंने चलो हाँ, ये टेबल मैं आपको बताऊंगा। अभी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली क्या होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मैंने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था इम्परफेक्ट कंपटीशन, याद करो थोड़ा सा। इम्परफेक्ट में मैंने क्या बोला था? मोनोपोली बोला था। उसके बाद ओलिगोपोली मोनोपोली बोला था, और क्या बोला था? मोनोपोलिस्टिक भी मैंने बोला था, ठीक है। ये सारा कुछ हमने देखा था कल, और इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ओलिगोपोली पे क्वेश्चन भी है और ओलिगोपोली के ऊपर ग्राफ भी है, लेकिन वो ग्राफ जो है उसको मैंने बोला आपको ग्राफ्स में कब दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 3-4 लेक्चर्स में ऐसे लेकर आऊँ इकोनॉमिक्स से, जहाँ पर सिर्फ ग्राफ से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्राफ से जहाँ से भी ग्राफ्स को हमें कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो यहाँ पर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है? इससे कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? लार्ज सेलर्स आर फ्यू, कुछ सेलर्स की बात होती है, 2 से 10 सेलर्स की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9, लेकिन इसके रेंज में बोला जाता है कि इनके सेलर्स जो होते हैं फ्यू सेलर्स इनको बोला जाता है, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ बायर, जो खरीदने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर एक फीचर ये हो गया, सेलर्स आर 2 to 3, मैंने स्टार भी रखा है इसको, किसको? जिस जिस पॉइंट को मैंने स्टार रखा है ना, ये समझो कि एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। सेलर्स कैन बी 2 to 10। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा, वहां पर पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स द मोनोपोलिस्ट सॉरी ओलिगोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगोपोली। वहां पर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, या ई होगा, नन ऑफ द अबव। तो ऊपर जो भी कैरेक्टर्स लिखे होंगे आपको अंदाजा लगना चाहिए किसकी कैरेक्टरिस्टिक से बात करें। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक। क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार, क्योंकि पिछली बार जो देखा था कि एक पोर्शन आसान था, दूसरा पोर्शन टफ था। जैसे कि अकाउंटेंसी टफ सुना था कि अकाउंटेंसी टफ है, या कंप्यूटर बहुत आसान था। इस बार ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इकोनॉमिक्स को आसान कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप याद रखो, क्योंकि वो उस तरीके से चल रहे हैं। अगर पिछली बार कंप्यूटर आसान था, तो इस बार ये समझो कि कंप्यूटर को वो इतना घुमाएंगे कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखो, तो इसलिए कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो इसमें होते हैं होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने बोला था परफेक्ट कंपटीशन में, मैंने क्या बोला था? प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। और दूसरे में क्या बोला था मैंने? मोनोपोली में डिफरेंशिएटेड यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें होमोजेनस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, राइट? बात समझ में आ रही है? बस इन की फीचर्स को आप याद रखो। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस, फॉर एग्जाम्पल फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म, ये मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमें फर्म्स और इंडस्ट्री के बारे में आगे पढ़ना है, उस पर बताऊंगा मैं, एक्चुअली डिटेल में ही हमें पढ़ना है। फर्म क्या होती है? ये एक प्रोडक्शन सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फर्म्स की हम जब बात करते हैं, ABCD को मिलाकर ये एक इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप इतना याद रखो। तो यहाँ पर क्या होता है इस ओलिगोपोली में, जो इसमें इंटरडिपेंडेंस देखने को मिल रही है। इंटरडिपेंडेंस मतलब ऑल फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर सप्लाई। जब भी सप्लाई करनी होती है इनको, जब ये मार्केट में सप्लाई करते हैं, जो भी फर्म्स होती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर, क्योंकि इनको क्या डिसाइड करना होता है? जो मार्केट फोर्सेस देखने को मिल रहा है, फिर उनके हिसाब से उसको प्राइस डिसाइड, जैसे मैंने कल बोला था प्राइस टेकर्स होते हैं, इनको मार्केट के हिसाब से प्राइस को देखना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज जो है फर्म जो होती है उनमें क्या हो जाएगा? उनमें लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें नंबर 4 आप रखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्वेश्चन आएगा कि किस में एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मैंने बोला कि ओलिगोपोली में कंपटीशन हाई होता है, इसमें भी कंपटीशन हाई होता है, तो क्वेश्चन आएगा कि जब कंपटीशन होता है तो इनको एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है। क्वेश्चन आएगा कि किस में एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा है, आपको बोलना है यहाँ पर किस में? ओलिगोपोली में। एक और फीचर आपको याद रखना है, ग्रुप बिहेवियर होता है यहाँ पर ग्रुप्स के साथ काम किया जाता है। जैसे मैंने फर्म ए बोला, फर्म बी बोला, फर्म सी बोला,
ये क्या करते हैं, ये फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कहाँ गया वो, एक सेकंड रुको। हाँ, एग्जाम्पल्स जो है इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, वो है यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब सेलर देखते हैं, यहाँ पर सपोज एक सेलर है जो स्टील को सेल करता है, स्टील शीट्स, जो हम फॉर एग्जांपल गाड़ी बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, कोई भी गाड़ी हम बनाते हैं, तो उसके लिए हमें स्टील चाहिए, स्टील शीट चाहिए, जो गाड़ी को जो गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं, फिर गाड़ी उससे बनाते हैं हम। कार हम बनाते हैं, होंडा की कार है, महिंद्रा की कार है, ठीक है, मारुति की कार है, ठीक है, जीप है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं। एक सेलर होता है सपोज, जो कि क्या बनाता है, स्टील शीट्स को बनाता है। ये किसके लिए यूज होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, फॉर एग्जांपल कार्स को बनाने के लिए, बाइक को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि स्टील शीट इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये क्या रिप्रेजेंट कर, आपको बोलना है ये ओलिगोपोली रिप्रेजेंट करना। एग्जांपल्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है, जो अगर आप देखोगे सेलर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आप देखोगे, आपके पास जो ऑटोमोबाइल के सेलर्स कौन होते हैं, या तो होंडा कंपनी होगी या महिंद्रा कंपनी होगी, यही 3 4 या 5 होंगे ना इंडिया में, जो कि क्या करते हैं, सेल करते हैं इन प्रोडक्ट्स। हर एक तो नहीं करता है। फिर खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे कम ये होते हैं, कम क्या बोलते हैं उनको, जो उनको खरीदते हैं फिर बेचते हैं, ठीक है। मतलब बेचने वाले जो हैं, जो प्रोडक्शन करने वाले जो होते हैं, जो सेल करते हैं, जब प्रोड्यूस करते हैं फिर सेल करते हैं, वो बहुत कम होते हैं, ये बात आप याद रखो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैंने लिखा क्या, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सेलर जो होते हैं हु मेक शीट्स, ये 2 to 10 होते हैं, ठीक है, जो शीट्स बना लेते हैं, लेकिन ये किनको फिर बेचते हैं, बाकी सेलर्स को। सेलर्स इन द, फॉर एग्जांपल सपोज मैं अगर क्या कौन सा बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कार्स का बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे कार्स चाहिए, शोरूम में रखूंगा मैं, ठीक है, होंडा की कार, तो दैट मीन्स हम आप भी हो सकते हो उसमें से। इंडिया में कितने लोग हैं जो कार्स को बेचते हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं, लेकिन कंपनी जो है, जो बनाने वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए मैंने लिखा कंपनी वालों को, सेलर्स जो होते हैं, जो शीट्स को बनाते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और फिर किनको बेचते हैं, बाकी जो भी सेलर्स होते हैं उनको बेचते हैं, ठीक है। तो बनाने वाले, प्रोडक्शन वाले बहुत कम होते हैं इसमें, ठीक। यहाँ पर भी, इसमें भी कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, बस आपको इतने कीवर्ड याद रखना, इसमें 2 to 10 जो होते हैं इसमें सेलर्स देखने को मिल रहा है, आ रही बात समझ। और इसकी एक एग्जांपल याद रखनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो इसके अंदर आ जाता है, बस जो शीट्स बना लेते हैं, जो भी है, बस इतना आपको याद रखना, ज़्यादा वो इसमें ये नहीं है। जैसे मैंने कल बोला था, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट आपको लिखना है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग ऑफ होमोजेनियस गुड्स, सेम गुड्स के लिखना है। प्राइस टेकर होता है, कल मैंने बोला था प्राइस टेकर का मतलब ये खुद डिसाइड नहीं करते हैं कि हम प्राइस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, क्योंकि उनको देखना पड़ता है आगे किस तरीके से मार्केट में किस तरीके से चल रहा है सिस्टम, ठीक है। अगर ये कम करेंगे तो लॉस में आ जाएंगे, अगर ये ज़्यादा करेंगे तो कोई इनके पास आएगा नहीं, तो यहाँ से भी उनको नुकसान है, बढ़ाने से, कम करने से भी उनको नुकसान है। तो दैट मीन्स इनको देखना पड़ता है मार्केट के हिसाब से किस तरीके से प्राइस जो होता है, उस हिसाब से उनको फिर फाइनल करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं, फ्रीली करिए, एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, एक्चुअली ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, जब हम एक्चुअली जाते हैं फिर मार्केट में, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये भी एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्वेश्चन आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन जो है, क्या वो रियल है कि इमेजिनरी सिचुएशन, आपको बोलना है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन क्रिएट की गई है कि, लेकिन जब हम एक्चुअली देखते हैं वहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है, हम वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मोनोपोली मैंने बोला, एक सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट टू प्रोडक्ट अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ जो प्रोडक्ट है एक ही के पास है, कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि आप किसी और के पास जाओगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आपके पास सिर्फ एक सिंगल बंदा है जो आपको बेच रहा है वो चीज़, और आप उसी के पास, जैसे सपोज मैं बात करूँगा श्रीनगर में, यहाँ पर कोई आईफोन बेच रहा है, सिर्फ एक ही शॉपकीपर के पास आईफोन है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आईफोन खरीदूँ, मुझे खरीदना है, तो वो आपको महंगा भी दे सकता है, ठीक है। मैं एक छोटे से मार्केट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आईफोन सबके पास है, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस तरीके से आपके पास सिर्फ आप उस इसी के पास क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, आपके पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। प्राइस मेकर, क्योंकि अगर वो 60K का 1000 का आईफोन बेच रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जब उसके पास, उसको पता है कि यहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा, लोग बोल रहे हैं कि हमें आईफोन चाहिए, यहाँ पर इसको पता है मेरे पास है, तो ये 70 का भी उसको कर सकता है,
इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इंडियन रेलवे की मैंने बात की, अगर आपने डिसाइड कर लिया आपको ट्रेन में सफ़र करना है, आपको जर्नी करनी है ट्रेन में, तो दैट मीन्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बगैर इंडियन रेलवे, क्योंकि यही यहाँ पर है, इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है। अब आप बोलो कि सर हम रोड बाय रोड जाएंगे, नहीं, मैंने इस तरीके से बोला, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हमें ट्रेन से ही जाना है, ट्रेन से ही जाना है, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन को समझो। ओलिगोपोली मैंने बोला इंटेंस कंपटीशन होता है, बहुत हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। ये मैंने किंग लिखा है, किंड लिखना था। डिमांड करो, ये तो मैं बताऊंगा आपको। फीवर सेलर एंड लार्ज बायर्स, तो मैंने अभी बोला फीवर सेलर जो होता है बहुत कम होते हैं और बायर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस प्राइसिंग पॉलिसी होती है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है फर्म्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, कार्टेल बनाया जाता है, मतलब ग्रुप्स में चलता। क्वेश्चन आएगा किस मार्केट में ग्रुप्स में देखने को मिल रहा है, ग्रुप्स देखने आपको बोलना है ओलिगोपोली में। रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री, यहाँ पर भी एंट्री में रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन एग्जिट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप एग्जिट फ्रीली कर सकते हो, ये बात आप याद रखो। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन एंट्री है, यहाँ पर एंट्री देखने को, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जब आपको एग्जिट करना होगा आप फ्रीली एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पर कोई वो इश्यू नहीं है। मैंने एग्जांपल है ओपेक, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बायलेटरल मोनोपोली, यहाँ पर एक और चीज है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बायलेटरल मोनोपोली क्या है, आपको बोलना है सिंगल सेलर और सिंगल बायर, एक सेलर ही होता है और एक बायर होता है, बस। ये मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर लिखा है, आपको इसमें ज्यादा वो घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है, एक सिंगल सेलर होता है और एक सिंगल बायर होता है, ये किस में, बायलेटरल मोनोपोली में, ठीक है। जैसे मैंने मोनोपोली में आपको क्या बोला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर, इसमें सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, वो किस में बोला था, मोनोपोली में। देखो मोनोपोली में मैंने क्या बोला था, लार्ज बायर्स होते हैं और सिंगल सेलर होता है, लेकिन देखो बायलेटरल मतलब होता है सिंगल सेलर होता है और सिंगल क्या बोलते हैं इसको, बायर होता है। ये कीवर्ड है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इस नोट के ऊपर। हाँ बायलेटरल, हाँ ये या बायलेटरल मोनोपोली जो है सिंगल सेलर होता है, सिंगल बायर होता है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, बस इसको भी याद रखो। एग्जांपल जो है लेबर यूनियन इंडस्ट्री है, ठीक है, लेबर इंडस्ट्री होती है, लेबर यूनियन इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है, ठीक है। जो इन सपोज मैं क्या करता हूँ, शुगर केन भी, मैं रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है, मेरे पास शुगर केन है, मैं क्या करता हूँ, शुगर केन को सप्लाई करता हूँ, ठीक है। डुओपोली भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन आएगा कि डुओपोली किसका पार्ट है, आपको बोलना है डुओपोली इज द पार्ट ऑफ ओलिगोपोली। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने बोला आपको, ओलिगोपोली में 2 to 10 क्या है, सेलर्स है, मैंने बोला था ना ओलिगोपोली में 2 to 10 सेलर्स है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली मेंशन किया गया, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर्स है, 3 4 5 नहीं है, यहां पर 2 सेलर्स से स्टार्ट है, दैट मीन स्टार्ट नहीं, सिर्फ 2 सेलर्स ही है, बस। जैसे मैंने अभी बोला बाइलेटरल मोनोपोली में मैंने एक सेलर बोला और एक बायर बोला, बस। अब यहां पर डुओपोली में आपको क्या बोलना है, सिर्फ सिर्फ 2 ही सेलर्स है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सिमिलर गुड्स को बेचते हैं। जैसे सपोज कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी सब्जी ही बेचेगा, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, वो कोई सपोज शैम्पू बेच रहा है, वो भी दूसरा भी शैम्पू ही बेचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बायर्स बहुत सारे देखने को मिल रहा है, बस इन्हीं की पॉइंट्स को आपको नोट्स पे डालना है। आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। इस सब को मैंने कंपाइल किया है एक टेबल पे, और इस टेबल को आपको टिप पे याद रखना है कहाँ पर क्या होता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, याद रखना है इस किसके ऊपर, ये टेबल, ये जो मैंने बोला है वही लिखा है इसमें। अगर आप देखोगे, आप खुद आपको ये खुद पढ़ना है, एक्चुअली आपको खुद एफर्ट, इसमें क्या एफर्ट लगाना है आपको, ये तो मैंने बोला आपको, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। मैं फिर दूसरी जगह पर आया मोनोपोलिस्टिक में, ना कि मोनोपोली में। दूसरे में देखो कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मैं जूम इसको करता हूँ, यहाँ पर दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पर मैंने लिखा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, परफेक्ट कंपटीशन में इसका कंपैरिजन करो मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स के साथ। आ रही बात समझ, इसको देखो, यहाँ पर होमोजेनस गुड्स हैं, यहाँ पर होमोजेनस गुड्स नहीं, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं। आपको ये पूरा याद रहेगा इस तरीके से, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थर्ड जो है एंट्री इन द मार्केट, यहाँ पर फ्री एंट्री भी है, फ्री एग्जिट भी है, लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, बस सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्राइस डिफरेंशिएशन का। बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पर होमोजेनियस गुड्स, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड गुड्स है, अलग बिल्कुल यूनिक गुड्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था शैम्पू तो है, वहां पर बहुत सारी चीजें, लेकिन शैम्पू की क्वालिटी एक यूनिक क्वालिटी दिखाता है ना, तो उस तरीके से यहाँ पर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, यहाँ पर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। और यहाँ पर जब मैं मोनोपोली नीचे जाता हूँ, मोनोपोली में देखता हूँ यहाँ पर सिंगल सेलर है, ध्यान से देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ऊपर से। यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यूनिक प्रोडक्ट्स किस में है, मोनोपोली में। और यही फीचर किस में देखने को मिल रहा है, मोनोपोलिस्टिक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, यही फीचर किस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, किस में, मोनोपोलिस्टिक में। और यहाँ पर यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। अब यहाँ पर जब एंट्रीज की बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखोगे परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर भी फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। ये कंपैरिजन में पूरा कर रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा लास्ट पे। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, फर्म इज द प्राइस टेकर। ये जो होता है मार्केट के हिसाब से उसको प्राइस को देखना पड़ता है, तभी क्या करते हैं कंपनीज डिसाइड करते हैं, बोलते हैं फर्म्स को इस प्राइस के हिसाब से चलो, ठीक है, फर्म्स को। क्योंकि मैंने पहले बोला था ना, फर्म का मतलब और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है क्या जिसमें बहुत सारे फर्म्स काम करते हैं, तो दैट मीन्स अगर फर्म्स जो है अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ाएंगे तो तब भी लॉस में, कम करेंगे तब भी लॉस में, बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन में याद रखो, बढ़ाएंगे। सपोज पटेटो का या टोमेटो का प्राइस 50 रुपीज़ है, सपोज ये बोल रहे हैं हम 70 में बेचेंगे, यहाँ पर बहुत सारे कंपटीटर्स हैं जो 50s में ऑलरेडी बेच रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर इसके पास कोई नहीं जाएगा 70 खरीदने के लिए, दैट मीन्स ये जो है ये लॉस में, इसको कोई खरीदेगा नहीं। दूसरा अब ये बोलेगा अच्छा चलो मैं क्या करता हूँ, मैं 30 में बेचूंगा, तो इसके पास सब जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, ये लॉस में हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फर्म्स को प्राइस डिसाइड करना होता है वो कंपनीज, मैंने पहले ही बोला था ना कल आपको, वो कंपनीज डिसाइड करती है। कंपनीज का मतलब वो देखते हैं मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से वो प्राइस को सब बोलते हैं, फिक्स प्राइस रखते हैं, कोई चेंज नहीं, सो दैट हर एक जो है मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर फर्म इज द प्राइस टेकर, और यहाँ पर नो प्राइस कंपटीशन, यहाँ पर कोई प्राइस, मैंने कल बोला था प्राइस कंपटीशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी की कंपटीशन है। क्वालिटी मैंने बोला ब्रांड के ऊपर बोला था मैंने कल। और लेकिन यहाँ पर अगर हम किसकी बात करेंगे, मोनोपोली की बात करेंगे, यहाँ पर प्राइस मेकर्स है, क्योंकि अकेला बंदा है जो आईफोन बेच रहा है, या मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडियन रेलवे अकेला बंदा है जो रेलवे चला रहा है, ठीक है, और कोई रेलवे यहाँ पर नहीं, तो दैट मीन जितना वो प्राइस बढ़ा सकता है बढ़ाएगा, जितना कम कर सकता है अपने मुझे, इसको बोलते हैं प्राइस मेकर, प्राइस को बढ़ा सकता है, ठीक है। एग्जांपल इंडियन रेलवे, और ऊपर एग्जांपल जो है किसमें, मोनोपोलिस में टूथपेस्ट, सोप है, शैम्पू है, ठीक है, क्रीम भी इसमें आता है। हाँ, उसके बाद जो है इसमें क्या, वेजिटेबल मार्केट जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। होमोजेनियस आर डिफरेंशिएटेड प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं होमोजेनियस भी होते हैं और डिफरेंशिएटेड भी होते हैं। डिओपोली मैंने बोला सिर्फ 2 ही सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पर भी क्योंकि ओलिगोपोली का पार्ट है तो डेफिनेटली ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली का ही होगा। बस सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ 2 सेलर है, यहाँ पर 2 से 10 सेलर होते हैं, किसमें, ओलिगोपोली में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है इसका, इंडियन रेलवे है, और इसकी जो एग्जांपल लिखी मैंने यहाँ पर स्टील और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात की। स्टील मैन्युफैक्चरिंग करो, स्टील शीट्स को आप बेचो, ठीक है, टाटा वाटा जो भी होते हैं, रतन टाटा जो भी है, इसी तरीके से आप समझो ना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो ऑटोमोबाइल्स को मैन्युफैक्चर करता है। आई होप यहाँ तक ये आपको मार्केट का एक टाइप, मतलब बहुत सारे टाइप से ये कैटेगरी है टाइप्स की, आपको समझ आया होगा। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले, मोस्ट इंटरेस्टिंग है। यहाँ से गाइज आप देखोगे कि पिछले बार इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस एसएसबी ने पूछा है, माइक्रो के पार्ट में एसएसबी ने इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस पूछा है, और आपको ये जहन में होना चाहिए कि इस चैप्टर को कितनी डेप्थ से पढ़ना है। क्योंकि अब देखो क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन और उनको पूछना ही पड़ेगा इस पे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और पता होना चाहिए कैसे काम होता है, ठीक है। एक सेकंड आप रुको, एक सेकंड मुझे मिलेगा नहीं, कहाँ रखा मैंने उसको, चलो मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन पेपर, पता था कैसे क्या है, अभी था यहाँ पर,
चलो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ से ये डायरेक्टली पूछे, यहाँ से पूछा गया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसके साथ बाकी जो भी इसका पार्ट दूसरा भी है इसके साथ, वो भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखो। इस चैप्टर में मैं क्या करूँ, एक तो मैं पढ़ाऊंगा ये जो जो मुझे लग रहा है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर, इसके अलावा भी एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, एक बुक का पीडीएफ है, वो बिल्कुल आसान भाषा में है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा है, और उस पीडीएफ को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, हर एक पॉइंट पढ़ना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें से, वो आपको नोट करना है। ठीक है, तो वो आपको इस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना है, क्योंकि मैं इसलिए दे रहा हूँ इसमें से, उस पीडीएफ को किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर मैं यही से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ यही से प्रोवाइड करूंगा आपको। एक बुक का पीडीएफ मैं यही से प्रोवाइड करूंगा, 5-10 पेज होंगे उस पर, पीछे एक्सरसाइज भी दी होगी, उन एमसीक्यूज भी करोगे आप, और बहुत अच्छा लिखा है उसमें, और समरी भी दी हुई है कि एक एक पॉइंट में वो समरी भी लिखा हुआ है। आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 आए इसमें से, इस टॉपिक में से आपको वो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखो सिर्फ। चलो, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन का समझना है, प्रोडक्शन फंक्शन का क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें से हर एक चीज़ हम कंसिडर करेंगे। उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स दिया है किसमें, माइक्रो में, लेकिन एक्चुअली ये अगर देखेंगे एक ब्रॉड यूनिट बन जाता है। उन्होंने चैप्टर वाइज दिया है, लेकिन हमें एक यूनिट के तौर पर ही पढ़ना पड़ेगा इस माइक्रो के कुछ जो सिलेबस में दिया हुआ है। कॉस्ट हमें समझना है, रेवेन्यू हमें समझना है क्या होता है। ठीक है, तो प्राइस आपको पता होना चाहिए, प्राइस और कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, रेवेन्यू क्या होता है। फिर रेवेन्यू कर्व्स हम देखते हैं, ठीक है, एआर कर्व क्या होता है, ठीक है, डिमांड कर्व्स वो जो भी हैं हम देखेंगे। पर उन्हीं कर्व्स के ऊपर हम क्या, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ हम ड्रा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो, फिर प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन की हम बात करते हैं इसमें से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यूटिलिटी थोड़ा सा जहन में आना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और पावर ऑफ ए कमोडिटी। जो भी आप एक कमोडिटी यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, कि क्या वो प्रोडक्ट कितना सेटिस्फाई करता है, वो आपको उसकी यूटिलिटी कितनी है। अगर आप कोई चीज़ ला रहे हो तो वो आपको आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी नीड्स के हिसाब से, उसको हम एक क्या बोलते हैं, उसको नाम देते हैं हम यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जब आप एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स बोला था, आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपको हर एक चीज़ रखा गया, कोल्ड ड्रिंक भी रखा गया, आइसक्रीम भी रखा गया उस टाइम पे, लेकिन आप बोल रहे हो, आप आइसक्रीम भी खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हो, ठीक है, आप मिल्क भी पी रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, प्यास जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि नहीं, इससे इसकी यूटिलिटी अभी नहीं है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस प्रोडक्ट से, मुझे सिर्फ प्योर पानी चाहिए, बस सिर्फ पानी ही चाहिए मुझे, ठीक है, और मुझे कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप समझो। तो ये हो गया आपकी यूटिलिटी। मतलब क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे आप इसको लाइटली मत ले लो। आप खुद देख सकते हो कितना वो बिल्कुल कम, मतलब डाउन भी जाते हैं पेपर में, कितना वो घुमाते भी हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, और वी कैन से दैट सेटिस्फेक्शन बाय यूजिंग ए प्रोडक्ट। या सेटिस्फेक्शन आपको कितनी मिल रही है जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का मतलब, अगर आप अच्छे सेटिस्फाई हो रहे दैट मीन उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, उसकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं है। अब क्वेश्चन है फिर प्रोडक्शन का मतलब क्या है। इन जनरल प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि इसलिए मैंने डेफिनेशन यूटिलिटी की बताई कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ये इन जनरल वाली डेफिनेशन, ये इकोनॉमिक्स डेफिनेशन नहीं है, ये इन जनरल वाली डेफिनेशन है। प्रोडक्शन इन जनरल, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कि आप किस कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो जिसकी हाई यूटिलिटी होती है, ठीक है, जिसकी यूटिलिटी के बेस पे आप क्रिएट करते हो प्रोडक्ट। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन रेफर्स टू क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ वैल्यू। एक प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ठीक है, क्या करना, प्रोडक्शन करना, किसी चीज़ के प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, और उसको क्या करना, एडिशन ऑफ वैल्यू, और फिर आप उसको किस तरीके से बनाते हो, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को आप उसकी यूटिलिटी बढ़ाते हो, वो हो गया आप क्या करते हो, प्रोडक्शन। लेकिन अगर हम सिंपल टर्म्स में देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इट्स सिंपली
ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू द आउटपुट। जो भी आपके पास कोई इनपुट होता है, मतलब रॉ मटेरियल की बात करो, आप उस रॉ मटेरियल का किस तरीके से यूज करते हो, किस तरीके से मॉडिफाई करते हो, किस तरीके से चेंज करते हो, वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिसको आप कंज्यूम करते हो। एक एग्जांपल ले लो, शुगर जो है वो कहां से बनता है? रॉ मटेरियल क्या है उसका? शुगर केन, है ना, केन होता है ना, शुगर केन। अब आप इस शुगर केन को किस तरीके से यूज करते हो कि आप इसको शुगर में कन्वर्ट करो, या आप इसको, जिसको गुड़ बोलते हैं, गुड़ आपको पता है किसको बोलते हैं? शुगर के बदले गुड़ भी यूज करते हैं ना, ठीक है। तो उसका आप यूज करते हो, ठीक है। किस तरीके से वो गुड आप बना लेते हो, किस तरीके से आप इसको इन मैन्युफैक्चर, इसको इंडस्ट्री में लेकर फिर क्या करते हो, प्यूरिफाई करके क्या बनाते हो, शुगर बना लेते हो। दैट मीन्स आपका रॉ मटेरियल शुगर केन है, और इस शुगर केन को क्या बनाते हो आप? इस इनपुट को, रॉ मटेरियल को क्या बनाते हो, एक आउटपुट में कन्वर्ट करते हो। आपके शुगर बनाया है, इसके शुगर बनाया शुगर केन से। या आपके पास यर्न होता है, ठीक है, इस यर्न का यूज करते हो आप, ये एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इस रॉ मटेरियल का कॉटन आप ले लेते हो, कॉटन से क्या बनाते हो, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, आपके सिलेबस में नहीं है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, उसमें ये पूरा इंडस्ट्रीज का पूरा खेल है, ठीक है। उसमें एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है इनपुट आउटपुट का। जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल आपके पास है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आपके पास कॉटन है, उस कॉटन का किस तरीके से आप यूज़ करते हो, आप यर्न बनाते हो, ठीक है, यर्न बनाते हो, ठीक है। इस यर्न को आप यूज़ करके क्या बनाते हो, क्लोथ्स को बना लेते हो, ठीक है। फिर क्लोथ्स किस शेप के आप बना लेते हो, किस स्टाइल में बना लेते हो, मतलब आप क्या करते हो, जो आपको इनपुट दिया गया आप उसको क्या बनाते हो, एक आउटपुट बनाते हो, आप उसको वैल्यू एडिशन करते हो, तो आपका एक आउटपुट बनता है। बस इतना आपको याद रखना है कि इनपुट को जब कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में, ट्रांसफॉर्म किया जाता है आउटपुट में, उसको आप क्या बोलते हो, आप प्रोडक्शन, एक्चुअली प्रोडक्शन करते हो। Or you can say, we can say, the process of using various material inputs in order to make output for consumption। एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में इनपुट का यूज करते हैं और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप प्रोडक्शन बोलते हो। मैं इस पे क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रोडक्शन है, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में प्रोडक्शन आना चाहिए, प्रोडक्शन आना चाहिए, क्योंकि सारा जो है चैप्टर बेस्ड ही है प्रोडक्शन के ऊपर। आगे देखेंगे हम, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन जब तक आपको प्रोडक्शन अच्छे से पता नहीं होगा तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करना है फिर। बात समझ में आ रही? चले आगे। अच्छा, मुझे इस साइड चलना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 110%। अगर वो प्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता तो यहाँ से एक और क्वेश्चन वो निकाल सकता है इस बार। वो क्या है, प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्शन तो है, मतलब हम इनपुट का यूज करते हैं और हमें क्या मिलता है, हम इनपुट का यूज करते हैं और हमें आउटपुट मिलता है, हम वैल्यू ऐड करते हैं जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो हमें एक आउटपुट मिलता है, शर्ट मिलता है, हम शर्ट को पहनते हैं, या शूज़ को, प्लास्टिक को सॉरी प्लास्टिक को क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको मॉडिफाई करते हैं और फिर से और कोई चीज़ बना लेते हैं, बकेट बनाते हैं या और कोई टायर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसको उस इन रॉ मटेरियल का यूज़ करके इनपुट बनाते हैं। तो अब इसके ये कैसे बनता है, ये इनपुट कैसे, आउटपुट आप कैसे बनाते हो? आपके पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके आप फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब समझो, क्वेश्चन आएगा कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलना है 4, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन आएगा कौन कौन सा, आपको बोलना है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, या इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हो या इसको एंटरप्राइज भी आप बोलते हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हो, या इसको क्या बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजर होता है, या इसको क्या बोलते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं, या इसको क्या बोल सकते हो आप, या इसको एंटरप्राइज भी बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना इस एंटरप्रेन्योर से, ठीक है। अब यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल और ये, इसको हमें इतना डिटेल से पढ़ना है कि हमें हर एक का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आना चाहिए, क्या किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब उन कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से लिखा है, बहुत आसान लैंग्वेज में और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, वो आपको उस पीडीएफ से पढ़ना है जो प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। और उससे क्या करना है, इन नोट्स के साथ ही नोट्स को वैल्यू ऐड करना है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। समझ आ रही है बात?
आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फीचर्स क्या, मतलब लैंड का फीचर क्या है, ठीक है, लेबर क्या है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पर एफओपी। एफओपी का मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स रिसोर्सेज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, आप आईफोन बनाते हो, आप शुगर बनाते हो, आप शर्ट्स को बना लेते हो, ठीक है, उसके लिए आपकी कहाँ मतलब कहाँ से रिसोर्स है, कौन कौन से रिसोर्स हैं, उन रिसोर्सेज का जब आप यूज करते हो क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक कमोडिटी बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसको बोला जाता है, उनको बोला जाता है हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएगा आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, आपको बोलना है ये रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं किस प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। किस चीज की प्रोडक्शन करते हैं, कोई कमोडिटी हम बना लेते हैं जिसकी यूटिलिटी होती है, जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया यहाँ पर 4 टाइप्स आपको पता है। 4 टाइप्स में लैंड। अब आपको लैंड सिर्फ कितना दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पर लैंड की बात जब की जाती है, देखो लैंड के केस में क्या होता है, देखो जब लैंड हम बात करते हैं, लैंड पे क्या होता है, इसमें कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, इसमें क्या होता है, वाटर भी होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कॉन्टिनेंट यहाँ पर समझो लैंड के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से होता है ना। इसमें क्या होता है, ओशंस भी होते हैं, सी भी होता है, वाटर भी होता है, वाटर बॉडीज भी होती है। इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, हिल्स भी होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स भी होते हैं। अब इन माउंटेन्स में क्या होते हैं मिनरल्स देखने को मिला, रॉक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, एमॉर्फस रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स होते हैं जो जहाँ से हमें क्या देखने को, मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, माइनिंग करते हैं हम। यह हमारे पास कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और कॉन्टिनेंट्स अर्थ का सेंटर होता है, क्रस्टमेंटल कोर होता है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिल रहा है। तो दैट में जब हम अर्थ की बात करेंगे, आपको ये सभी चीजें ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। जैसे लैंड रिप्रेजेंट्स नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉयल, मिनरल डिपॉजिट, सी, रिवर्स, नेचुरल फॉरेस्ट, फिशरीज एट्सेट्रा। ये सब कुछ किस में आ जाएगा, आपको ये लैंड में आ जाएगा। क्योंकि आप किसी भी चीज की प्रोडक्शन करते हो ना, तो रिसोर्सेज जो है आपको कहाँ से मिल जाएगा, वो लैंड से ही मिल जाएगा, और कहीं से आपको नहीं मिलेगा, आसमान से नहीं आएगा। फिर आप बनाओगे कोई चीज, ठीक है, आपके पास मिनरल्स होते हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं, आपके पास पानी होता है, बहुत सारी चीजें जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, आपके पास फिशरीज होती है, ठीक है, जो आप जिनको यूटिलाइज करके आप चीज़ों को बना लेते हो। तो हो गया लैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंड के, आपको खुद वो पढ़ना है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है, दूसरा है लेबर। लेबर मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा क्या बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको बोलना है, वो होता है लेबर। लेबर जो होता है ये एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम करता है, मतलब ये एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको कंसिडर किया जाता है एज ए ह्यूमन रिसोर्स, आपको बोलना है ह्यूमन रिसोर्स कौन सा है, लेबर है, जिंदा पर्सन है, लाइव पर्सन है, ठीक है, एनिमेट एनिमेट पर्सन है, ठीक है। पेरिशेबल भी इसको बोल सकते हो। पेरिशेबल का मतलब होता है एक ऐसा जिसकी डेथ होती है एक टाइम पे। जैसे फूड बोलते हैं, फूड खराब हो जाता है, वो पेरिशेबल फूड बन जाता है। या हम क्या बोलते हैं, एक इंसान भी होता है, एक टाइम पे उसकी डेथ होती है, तो ये पेरिशेबल, इसको लेबर बोला जाता है। लेबर विच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रू अबाउट लेबर, आपको बोले ये पेरिशेबल होता है, ठीक है। ये एक्टिव क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज बोलते हैं इसको। अब जो मैंने पहले बोला एक और दूसरा, पहले मैंने क्या बोला, लैंड, और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, लेबर। इन दोनों को मिलाकर मतलब बोला जाता है कि फर्स्ट 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, मतलब जो लैंड एंड लेबर है, इसको बोला जाता है प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एसएसबी के लिए इसको टिक करते जाओ, और ये आपको अकाउंटेंसी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे आपके पास, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंट्स ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ए लैंड, बी लेबर, सी लैंड एंड लेबर, डी कैपिटल एंड इंटरप्राइज। जरा भागो, आप किसको टिक करोगे अगर आपको बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप टिक करोगे लैंड को भी और लेबर को भी, जब ये एक साथ होंगे, ठीक है। अगर बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको अगर लैंड लेबर ऑप्शन में नहीं दिया होगा, लैंड लेबर नहीं दिया होगा, सिर्फ अलग से इस तरीके से दिया होगा, लैंड दिया होगा, दूसरे में दिएगा एंटरप्रेन्योर,
ठीक है, एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो, थर्ड बोला जाएगा कैपिटल, और फोर्थ बोला जाएगा आपको नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है उस टाइम, टिक आपको लैंड को करना है टिक, ठीक है, ध्यान से देख लेना इस चीज को। ये हो गया आपको यहां तक, आगे चले। अच्छा ये इतना ही था, आगे चले तो देखते हैं हम और क्या है। दीज टू फैक्टर्स प्रोड्यूस सम यूनिट्स ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन। अब यहाँ से लैंड का यूज करके या जो लेबर का यूज करते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, क्या कर कुछ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स के लिए, जो हम फाइनल कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। अब यहां समझो, जब भी हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया, गुड्स को कंज्यूम भी किया, जो भी आपने मशीनरी वहां पर लगाई होगी, जो भी आपको वहां पर कुछ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बना लेते हो, अब जरूरी नहीं कि सब कुछ आप यूज करोगे, उसमें कुछ सेव भी आपको हो जाएगा ना, आपको पैसा भी मिल जाता है, आपको सेविंग्स भी होता है, आपको मशीनरी भी होती है। जिस पर्पज के लिए आपने आपने मशीनरी को लाया था, उस पर्पज के लिए आपने मशीनरी का यूज किया है, ठीक है, ट्रैक्टर का यूज किया, जो भी आपके पास मशीनरी होती है, आपने उसका यूज करके अपने प्रोडक्शन वोडक्शन की अच्छे तरीके से। अब आपको क्या है, आपने वो मशीन साइड में रखा है, दैट मीन्स आप उसको क्या बोलोगे, वो आपका कैपिटल है। जो भी आपका अब सेव, जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रोडक्शन करने के बाद, उसको आप कैपिटल बोलते हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है रियल वर्क आप, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, अभी आगे बताऊंगा, सबसे पहले ये पॉइंट समझो। रियल वर्क ऑफ प्रोडक्शन इज डन बाय लेबर। एक्चुअल प्रोडक्शन जब हम देखते हैं, रियल वर्क जो होती है, ठीक है, फिजिकल वर्क जो होती है, ये कौन करता है, ये लेबर करता है। इट इज कंसिडर्ड एज द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या एनिमेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या जो जिसको एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, आपको बोलना है लेबर जो होता है, इसको एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। थर्ड जो है, एज द कंजप्शन ऑफ दीज गुड्स टेक प्लेस, जैसे मैंने बोला कि लेबर और लैंड की जब हम बात करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट को फाइनली बना लेते हैं, कुछ यूनिट्स को, और कंज्यूम भी कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है, एज द कंजप्शन ऑफ दीज गुड्स, जो हमने ऊपर बनाया है, टेक्स प्लेस, सम गुड्स में गेट लेफ्ट ओवर, कुछ गुड्स इसमें से बच जाता है, आपको ठीक ठाक तरीके से आपको सेविंग्स भी होती है। अब मतलब क्या होता है, जो भी आपने प्रोडक्शन की होती है और आपने कितना कंज्यूम किया है, जितना भी सपोज 10 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किया है, और उसमें से जितना भी आपने कंज्यूम किया, सपोज 8 यूनिट्स कंज्यूम हो गए, ठीक है, बचा कितना, 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स आप सेव रखोगे, ये आपकी सेविंग्स हो गई है। इसमें से पैसा भी हो सकता है, इसमें से आपको मशीनरी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस सेव्ड अमाउंट इज कैपिटल, इस सेव्ड अमाउंट को हम कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, जब भी आपके पास ट्रैक्टर है, आप उसको एग्रीकल्चर में प्लोइंग के लिए यूज करते हो, ठीक है, ट्रैक्टर को यूज करते हो, या एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने के लिए यूज करते हो, उस टाइम जो है आपकी जो ये मशीनरी या आपका जो ये ट्रैक्टर है, ये एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करता है। आपको इतना ध्यान में रखो, एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करता है। लेकिन जब ये ट्रैक्टर आप यूज नहीं करते हो, आपने इसको एक ही जगह पर रखा है, आप उसको जिस आप जब काम करते हो उस पर्पज के लिए आप यूज नहीं करते हो, ठीक है, आपने घर पे रखा है, उस टाइम आप प्रोडक्शन नहीं करते हो, उसको आप कैपिटल नहीं बोलोगे। ये बात आप हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है, दिस कैपिटल सर्व्स एज एन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी ये सेविंग है, आप इसको क्या करोगे, इसी को फिर से आप क्या करोगे, जो भी पैसा आपके पास है, जो आपने सेव किया है, जो भी आपकी मशीनरी है, जो भी आपने बचा के रखा है, जो भी आपने कंप्लीट प्रोडक्शन किया, उसके बाद आप इसको फिर से क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, और क्या हो जाएगा, किस लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तो कैपिटल क्या होता है, एक ऐसा रिसोर्स होता है आपके पास, जिसको आप इन्वेस्ट करते हो, यूज करते हो फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। आ रही बात समझ। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजर कौन होता है, इसी को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, इसी को हम एंटरप्राइज भी बोलते हैं, इसी को हम एक बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। आप इसको ऑर्गेनाइजर और एंटरप्रेन्योर, स्पेशल फॉर्म ऑफ लेबर। तो ये क्या होता है, कि स्पेशल फॉर्म ऑफ लेबर, ही मतलब जो ऑर्गेनाइजर, ही इज एन इनिशिएटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को इनिशिएट करने वाला, बाय कंसिडरिंग द सिचुएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या करता है, ऐसी सिचुएशंस को देख लेता है, या रिसोर्सेज को अवेलेबल करता है, इसको पता है कौन कौन सा रिसोर्स मुझे चाहिए, किसकी जरूरत है, कितने लेबर मुझे चाहिए, कौन से मशीनरी मुझे चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, सब कुछ ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑर्गेनाइजर, ठीक है। सपोज लेबर भी है, मशीनरी भी है, मिनरल्स भी है, वाटर भी है, हर एक चीज़ है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा, जब तक मैं इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये तो खुद तो आएंगे नहीं,
ठीक है, लेबर वाला तो आएगा नहीं खुद कि मैं बनाऊंगा इसको, जब तक हम उसको हायर नहीं करेंगे, उसको पैसा नहीं देंगे, वेजेस नहीं देंगे। आ रही बात समझ? जो हम लैंड का यूज करते हैं, जब तक रेंट नहीं मिलेगा उसका, तब तक हम उसको यूज, तब तक वो हम उसको यूज नहीं करते। जैसे भी है हम आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है, लैंड लेबर जो भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला ही इज एन इनिशिएटर ऑफ द बिजनेस बाय कंसिडरिंग द सिचुएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्लानिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ बिजनेस और प्रोडक्शन। और ये जो होता है आप या मैं, हम क्या करते हैं, हम पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे सिस्टम को, किस तरीके से प्रोडक्शन जो है करनी है। तो इसका मतलब मैंने पहले क्या बोला आपको, पहले दो जो है, एक क्या मैंने बोला लेबर आपको, एक मैंने बोला लैंड आपको। लेबर और लैंड इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रख लो इसके एग्जाम के लिए, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर दूसरा क्या आपको आएगा, फिर आएगा आपको कैपिटल, और आपको क्या आएगा, एंटरप्रेन्योर जो होता है, ठीक है, एंटरप्राइज जो होता है, आप क्या बोलोगे उसको, ये होता है सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट में, इन शॉर्ट आपको यही पॉइंट जिनको मैं हाईलाइट बार बार कर रहा हूँ, वही एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, बाकी जो है उसको छोड़ना है। कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको याद रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, राइट। सो दिस थर्ड, मतलब थर्ड एंड फोर्थ, द थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड एज सेकेंडरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कैपिटल और एंटरप्राइज को सेकंड एफओपी बोलते हैं। ऑल द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो चारों के चार हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मैंने पहले ही बोला, अगर सपोज हर एक चीज है, लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजर नहीं है, कोई फायदा नहीं है इनका। दूसरी कंडीशन, एक ऑर्गेनाइजर है जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, उसके पास लैंड है, उसके पास कैपिटल भी है, लेकिन लेबर ही नहीं है, काम कौन करेगा, कोई नहीं। दैट मीन्स इंटरडिपेंडेंट है। ऑर्गेनाइजर भी है, कैपिटल भी है, लेबर भी है, लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं है, लाएगा करेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स ये सभी इंटरडिपेंडेंट हैं। जब तक ये नहीं होंगे, कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगी। चारों के चार का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये होना ही होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से जहन में आया होगा। अगर अच्छे से याद हो गया तो जल्दी से जल्दी अभी इसको लाइक करो। सबसे पहले मैं देखता हूँ व्यूज़ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, बच्चे जो है पसंद भी करते हैं अच्छे तरीके से, और मुझे पता है उनको क्वालिफाई करना है, इसीलिए वो देखते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी गमगीन वाली बात ये है कि उसमें लाइक्स कम होते हैं एज कंपेयर टू व्यूज। सो मैं चाहता हूँ अगर आप देखते हो उसी टाइम साथ में ही उसको लाइक करो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ उसको लाइक करो। तो अभी पहले क्लिक करो लाइक बटन पे। उसको 1 साल नहीं लगेगा करने में, आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेगा इसको कर, एक सेकंड ही लगेगा इसको, सिर्फ आपको क्लिक करना है लाइक के ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। मैं पीडीएफ करूंगा प्रोवाइड, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आपको ये चैप्टर जो है फुल फ्लेज तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझ आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, दैट्स वाई। चलो आज कुछ कमेंट्स हम लेकर आए हैं, कुछ अच्छे से कमेंट्स, बहुत सारे मेल्स भी आए मुझे फिर से आज, और इसमें टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आई है, बट स्टिल, और कमेंट्स में भी मेंशन किया गया है इसमें लेक्चर के नीचे, वहाँ से मैं कुछ लेकर आया हूँ, देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। हाँ, एक सेकंड रुको आप, लेट मी चेक। इसने लिखा, इसका नाम है नवीद, आगे मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है लिखा है इसने, इसका नाम तो नवीद ही है इसको। अल्लाह विल रिवॉर्ड यू। आप सुनो ध्यान से, देखो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से अच्छे कमेंट्स लिखो, फिर आपके कमेंट्स भी लेकर आऊँगा। सब अच्छे लिख रहे हैं, बट कुछ बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर कुछ पर्पज़ से मैं ला रहा हूँ यहाँ पर। अदरवाइज़ आप खुद भी देख सकते हो, इसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा पर्पज़ क्या है आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखो समझो मतलब। अल्लाह विल रिवॉर्ड यू फॉर दिस विथ समथिंग ग्रेट you cannot even imagine, sir, lots of blessings and prayers coming in your way with this। हाँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ, जब इसने मेंशन किया लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, वो हाँ वो आप करते हो, वो मैं डेफिनेटली मानता हूँ। वो आप, अगर मैं आपको दिल से पढ़ाता हूँ। एक ने लिखा था, एक ने मुझे फोटो ही भेजा था मेल में, उसने भेजा था कि रियल टीचर इज वन हु टीच बाय हार्ट, राइट।
ठीक है? वो हार्ट से पढ़ाता है, मतलब दिल से मैं पढ़ाता हूँ। तो दैट में वो उसने वो भी सही बोला है, क्योंकि मैं सीरियसली दिल से आप खुद फ़ील कर सकते हो कि मैं किस एंगल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर आपको पता होगा फिज़िक्स में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह पर एप्लीकेबल है। क्योंकि अगर मैं एक अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, उसकी जो है क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स में वो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो पॉज़िटिव एनर्जी, या वो जो मैं पढ़ा तो वो फीलिंग्स आप तक पहुँच जाती है। इन द फॉर्म ऑफ साउंड हो या किस फॉर्म में हो, लेकिन आप तक वो, आपके दिल तक वो आवाज़ पहुँच जाती है, आपके कानों तक, हाँ, ये सर किस तरीके से हमें पढ़ाता है। ये ट्रू है, क्योंकि मैं फिज़िक्स स्टूडेंट हूँ, मुझे सारा पता है कि ये रियल लाइफ़ में एक्ज़िस्ट होता है, मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ठीक है? चलो आगे, ये था अच्छा कमेंट। इसका पर्पस यही था कि हाँ, क्योंकि मुझे आप बोलना था आप लोगों को कि हाँ, आप जो है बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अच्छा, यही है शायद ना। गुड इवनिंग सर। इसका नाम है एस to fail. Good evening, sir. It has been many time. It's many times I have requested for full compiler notes. हाँ, इसका लिखना है, मुझे अभी नज़र पड़ा इसको। इसका लिखना है कि आपने सर फुल कंपाइलर नोट्स जो है, इसने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए, तो उसको चाहिए एक बार, ठीक है? इसको डिफ़िकल्ट होता है, ये बोल रहा है जो आप पीडीएफ एक-एक बार प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका। हाँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा उसके साथ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। दूसरी बात, मेरे पास कहाँ टाइम है कि फिर मैं उस सारी पीडीएफ को कंपाइल करूँ, फिर इकट्ठे करूँ। मेन रीज़न असली वही है, मुझे अभी टाइम नहीं। अगर मुझे कभी लगेगा बीच में से, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा, क्योंकि पीडीएफ जब मैं क्या करूँगा, इन सभी पीडीएफ्स को क्या करूँ मैं, इनको मैं मर्ज करूँगा ना, तो वो एक ऑर्डर में करना है, ये नहीं होना चाहिए आगे-पीछे पेजेज़ को। इसको मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसलिए टेंशन मत लो, आप उन पीडीएफ्स को देख लो, आपको क्या करना है, आपको जो जिस दिन मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, उसी टाइम आप नोट्स बना लो, फिर पीडीएफ को क्या करना है। ठीक है ना? इसलिए मैं लेकर आया हूँ इसका कमेंट। चलो, आगे देखते हैं। थोड़ा-सा ये रिफ्रेशमेंट है आप लोगों के लिए कि मैं कमेंट्स लेकर आता हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? ये होना चाहिए ज़रूरी। चलो, रज़ा मीर है, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं भी स मैं भी सब बच्चों की तरह तरह आपके लेक्चर का फ़ैन हूँ। सर मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन कि न हो पाएगा, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और 2 बेटियाँ हैं। उसके 4 साल की है, एक 4 साल की है, एक 1 साल का है। ओनली इन रोज़ अपने, अच्छा ठीक है, इसने क्या लिखा मुझे आया समझ। ठीक है, इसका लिखना है कि ये यही बोल रही है कि मुझे लग रहा है, इसको देखो मैंने क्यों लाया इस कमेंट को। इसके पीछे रीज़न इसने लिखा है यहाँ पर, जो मुझे थोड़ा-सा बिल्कुल ये वरी कर रहा है। ठीक है, टेंशन हो रही है। टेंशन इस हिसाब से इसने लिखा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है सिलेक्शन हो गया ना, पहले ही नहीं मत सोचो पहले क्या होने वाला है। ऐसा कभी नहीं, अगर ऐसी फीलिंग्स आती है ना, तो फिर प्रिपरेशन को रोको, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। पॉज़िटिव रहना ज़रूरी है, लेकिन उस पॉज़िटिव के साथ आपको बिल्कुल नैरो माइंडेड रहना है। अब आप ये बोलोगे सर बोल रहा है नैरो माइंडेड इन द सेंस ये कि सिर्फ़ आपको पढ़ाई ही करनी है, राइट लेफ्ट नहीं देखना है। कुछ भी और सोचना नहीं है, सिलेक्शन हो या ना हो, इतना सोचना है हमें बेस्ट देना है, किसी तरीके से सिलेबस को कवर करके रिवाइज़ करना है। इसको नैरो माइंडेड बोलते हैं। पूरा फ़ोकस एक ही जगह पर लगा लो। ये मत सोचो पहले, अगर पहले ये फीलिंग आती है ना, मेरे हिसाब से फिर रोको आप प्रिपरेशन को। क्योंकि पहले ऐसे फीलिंग आप जनरेट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ हर बार कि आपको कॉन्फिडेंस किसी तरीके से आ जाए। इसका नाम है, अब इस नाम को क्या मैं क्या पढ़ूँ, इसने लिखा है, इसका क्या नाम है? महकी, महकी लिखे थे, महक लिखा है, इसको महक जान लिखना था, इसे महकी लिखा है। अब मैं पहली बार ऐसा नाम देख रहा हूँ। सर आई एम प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम पीएए एंड मुझे तब भी बहुत जुनून था क्वालीफाई करने का, क्या बात है! और अब भी है। राइट। मैंने सोचा है कि मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई करके ही रहूँगी, तब तक नहीं बैठूँगी। हाँ, ये सही बात है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड, ठीक है? इसको पॉज़िटिव एटीट्यूड बोलते हैं, और ये डेफ़िनिटली करेगी, क्योंकि इसको कोई एनर्जी है जो इसको ड्राइव कर रहा है, अपने गोल की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, अभी ये फ्रेशर है, थोड़ा-सा बी केयरफुल, चीज़ों को हैंडल करो सही तरीके से, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो,
आप क्या करो, चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करो, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनका ज़्यादा पोटेंशियल होता है एज़ कम्पेयर टू जो तो 3-4 सालों से कर रहे थे, क्योंकि वो बेचारे डिप्रेशन में, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा, जो फ्रेशर्स है वो बहुत केयरफुली से प्रिपेयर करो। अच्छा सा कंटेंट पढ़ो एक ही बार, अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो एक ही बार, और अच्छे तरीके से क्या करो आप, पढ़ाई करो। ये ना हो कि अगले साल उस टॉपिक को फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ख़ासकर फ्रेशर्स के लिए। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। लक्ष्मी देवी हैं, सर वी आर ईगरली वेटिंग फॉर योर लेक्चर्स एवरी डे। आपका डेली का लेक्चर, आप आपका डेली का लेक्चर भी पढ़ ले तो दिन बन जाता है। हाँ, सही बात है। ये इसने अच्छा लिखा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपका पूरा दिन खराब होगा, लेकिन कुछ ऐसा आप करोगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका दिन बन जाता है। अगर ऐसी बात है तो इससे बढ़िया बात बिल्कुल नहीं हो सकती मेरे लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इसकी वजह से, इस लेक्चर की वजह से, इन 15-20 मिनट की वजह से या 45 मिनट्स की वजह से आपका दिन आपको लग रहा है कि अच्छा हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट? जैसे मैं आज 1 बजे के बाद मैं बहुत ज़्यादा ये हो गया, खाना मैंने खाया, फिर मैं बहुत ज़्यादा ये वीक हो गया, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ीवर लग रहा था। अभी मुझे थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। तो फिर 2-3 घंटे मैं बैठ गया ऐसे ही, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो फिर मैं सोया, लेकिन फिर जब 5 बजे मैं उठा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्सा इस बात से था कि मैं क्यों सो गया? सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ऐसा क्यों हो गया? मुझे कैसे फ़ीवर हो गया? ऐसे-ऐसे, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो सही बात है। एक और है, आज मैंने बहुत सारे लिए हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे पास थोड़ा, मैं भी सोच रहा हूँ आपके साथ बातें करूँ, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ लिया, क्योंकि अभी तो पढ़ नहीं सकता हूँ मैं खुद। मोहम्मद इश्तियाक, सर आई एम एमए इकोनॉमिक्स, राइट? एमए इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी बात है इकोनॉमिक्स में, ठीक है? बट मुझे अगर आपके जैसा टीचर मिला होता, होपफुली मैं पीएचडी करा होता, बट अनफॉर्चुनेट, हाउएवर आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय प्रोफेसर्स हु गाइड मी। हाँ, ये सही बात है। जिसने जहाँ से भी आपने पढ़ा है, वो क्यों ना आपको एक वर्ड बोले, या एक दिन ही पढ़ाए, एक लेक्चर ही पढ़ाए, वो समझो कि वो आपका टीचर बन गया। और टीचर को रिस्पेक्ट देना, मतलब टीचर की कदर करना, ये इससे आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, मतलब इतना आगे आप सोच भी नहीं सकते हो। टीचर फिर सही पढ़ाए, वो मतलब कुछ और भी करे, उसको, आपको उसके साथ कोई मतलब ही नहीं है, वो रियल लाइफ में उसका क्या है। नहीं, वो आपको क्या कर, आपको पढ़ा रहे हैं, वो टीचर है आपके लिए, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ उसकी कैसी चल रही है, क्या कर रहा है, वो किस तरीके से उठता है, फिर आपको उसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो टीचर की ये आजकल की सोसाइटी में बहुत कम देखने को मिल रहा है। इवन कि टीचर्स भी बहुत कम ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जो ना तो बच्चों की रिस्पेक्ट करते हो, और इसका उल्टा फिर बन जाता है लॉ ऑफ नेचर। आपने सुना होगा कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर टीचर्स भी फिर बाय स्टूडेंट्स भी टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी हालत है हर जगह पर। अदरवाइज़ ये टीचिंग वाला सिस्टम जो बहुत मज़ेदार है, लेकिन दिल से पढ़ाएँ, बच्चों का ध्यान रखें, तो इससे मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा रेपुटेटेड जो है, रेस्पेक्टफुल ये काम जो हैं, कोई सर्विस है इससे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। बट अगर वो टीचर अच्छे से बच्चों का समझे, बच्चों को कि बच्चा क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या है, और किस तरीके से टाइम निकाल के, पैसे लगाकर, उसके पेरेंट्स कैसे इसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये आप पढ़ाई नहीं कर, आपको लग रहा होगा आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली स्ट्रगल में है। पूरी फैमिली आपके पीछे है। पीछे इन द सेंस, उनको पैसा लगाना, उनको टेंशन होती है हर एक चीज़, उनको सुबह सवेरे उठना, आपके लिए खाना, आप ट्यूशन जाते हो, आपको खाना साथ देना, आप वहाँ से आते हो, फिर आपको उठाना, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, वो चीज़ लाना। इसका मतलब अगर आप तैयारी करो ना, आपकी पूरी फैमिली, ये मत सोचो आप तैयारी करो तो घर वाले आपको मतलब ये करें कि आप बैठे हो तो घर वालों को कोई काम नहीं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन, आपसे ज़्यादा टेंशन होती है घर वालों की, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते एग्ज़ाम की। ये हमेशा याद रखो। तो उनको भी हौसला दिया करो, उनको बोलो कि कोई बात नहीं, अभी टाइम ऐसा ही चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है, उनको बोलो कि अभी खराब टाइम चल रहा है, लेकिन टाइम एक ही जगह पर नहीं रहता है। टाइम तो पूरा रोटेट होता है ना, 24 आवर्स है। ठीक है?
तो एक दिन आएगा अच्छा-सा जब मैं पूरा क्या हो जाऊँगा, सेटल हो जाऊँगा अच्छे तरीके से। बट अभी मेरा टाइम खराब आप नहीं बोल सकते हो, अभी जो है मुझे टाइम देना ही देना है। ये घरवालों को कन्विंस करो, उनको समझाओ थोड़ा-सा, बोलो कि कोई मसला नहीं, हम क्वालीफाई करके देंगे। ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रखो। ज्योति संगराल, थैंक यू सर, आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ पढ़ना। बहुत अच्छा लगता है, अब तो गोल अचीव पक्का हो गया है। सही बात है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। सीरियसली यू कैन, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मुझे कितना, मैं खुद कितना मोटिवेट होता हूँ इस बात से, जो आप लोगों ने इसमें लिखा है कि अब गोल अचीव पक्का होगा। ठीक है, यही चाहिए मुझे, यही तो चाहिए मुझे। आपने इतना मोटिवेट कर दिया है कि किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, और इस चैनल से पढ़ के साथ की अच्छी बात ये सीखने को मिल रही है। ठीक है, हाँ। ये सही बात है, ये चैनल जो है यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कितना मैं ये कंपैरिज़न नहीं करूँगा बाकी लोगों के साथ, बाकी चैनल वालों के साथ, मुझे नहीं पता। बट मैं ये बोलूँगा इस चैनल के साथ जब आप जुड़े रहोगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये मुझे मेरी अपनी लाइफ़ की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आज से नहीं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ 2011 से, इवन कि मैं 8-7 7 से ही पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ाता था बच्चों को इसमें स्कूल में, जो क्लास 10th के थे, 12th के थे, 11th के, मुझे आदत थी अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना, वो मुझे अंडरस्टैंडिंग होता, मैं पढ़ाता था उनको। ठीक है? तो फिर इंजीनियरिंग जब मैंने जॉइन किया, इंजीनियरिंग ये सिविल इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को पढ़ाया, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन कि वो सुन रहे भी होंगे, अगर वो तैयारी करे एग्ज़ाम को, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको पता है कि हाँ, मैं पढ़ा रहा था उनको, बहुत सारे बच्चों को। इंजीनियरिंग मैंने उनको मैक्सिमम पोर्शंस पढ़ाया अपने टाइम पे, इवन कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, मैंने ट्यूशन सेंटर खोला था इसके लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जिस टाइम मैं पढ़ा रहा था। पढ़ता था खुद भी और पढ़ाता भी था। मुझे एक्सपीरियंस है किस तरीके से बच्चों को लेकर जाना है। इवन कि आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में बहुत सारे बैकलॉग्स होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, और जिन बच्चों का फिर क्वालीफाई ये बैकलॉग्स कंप्लीट हो गया, आप सोच नहीं सकते हो कि वो मुझे कितनी खुशी मिलती थी और वो कितना खुश होते थे। जैसे मतलब क्या मैं बोलूँगा आप लोगों को, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई करोगे, आपको कितनी खुशी मिलेगी, मतलब जॉब के लिए आप पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा मिलेगी। वैसे एग्ज़ैक्टली वही सिचुएशन होती थी जब बच्चों को डिग्री जो होती थी, उसमें सप्लियाँ या बैकलॉग होता था। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों को क्या चाहिए, इसलिए आपको ये प्लेटफ़ॉर्म में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। काउंसलर अली है यहाँ पर, सर आपको नहीं पता कि अब आप कितने लोगों की उम्मीद बनकर आए हो, आप खुद भी अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। आपका लेक्चर देखने के बाद कभी रोटी क्या है? रोटी भी हो के आप जैसे महान इंसान, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कभी, आपकी बात कभी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, इतना मैं ये बोल सकता हूँ, इसने बहुत कुछ लिखा है इसमें, ठीक है? लेकिन इसने बहुत अच्छा ये कमेंट लिखा है कि उम्मीद बनकर, अगर ऐसी बात है ना, मैं आप लोगों के साथ, तो मैंने पहले ही बोला आपको, आप करते जाओ, प्रिपरेशन करते जाओ, प्रिपरेशन इन द सेंस आप टाइम देते जाओ, आगे बहुत कुछ अच्छा आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा इन द सेंस कि जो भी पोस्ट निकलने वाले हैं, अभी मैं बिज़ी खुद हूँ बहुत ज़्यादा। जितने भी पोस्ट निकलने वाले हैं ना, आगे आप देख लो कि मैं किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाऊँगा। आपकी कोई कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफ़ॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल सही ढंग से, सही टाइम टेबल तरीके से, सही ढंग से, मत लो टेंशन। जो भी एसआई के लिए भरने वाले हैं, एनटी के लिए जो भी होगा आप लोगों के, वो भी करेंगे, मत लो टेंशन। ठीक है, इसने बहुत अच्छा कमेंट लिखा था लेकिन, ठीक है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं लग रहा है, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कितने लोगों को, ठीक है। चलो देख लेते हैं। और एक और है बिलाल बेग। इस बिलाल बेग ने लिखा है, सर मैं लगभग 5 एग्ज़ाम्स में क्वालीफाई नहीं कर, मैंने इसका इसलिए लेकर आया हूँ। मैं देखो मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, बिलाल बेग को, क्योंकि ये लाना ज़रूरी है। अगर आप भी इनमें से हो तो आप भी थोड़ा-सा सोचो। सर मैं लगभग 5 एग्ज़ाम्स में क्वालीफाई नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ये सब आपके पढ़ाने के असर है। देखो क्या होता है, अगर आप 5 एग्ज़ाम्स देकर क्वालीफाई नहीं कर रहे हो, डेफ़िनिटली कोई टेंशन ही नहीं है। आप क्वालीफाई नहीं कर रहे हो, सही बात है नहीं कर रहे हो। लेकिन ये आपको पता होगा कि आपने अच्छी तैयारी नहीं की होगी, आपने सिलेबस कवर नहीं किया होगा। इतना आपको मानना पड़ेगा, इतना आप मानो। मेरी बात इतना मानो आप कि आपने तैयारी अच्छी नहीं की होगी। ऊपर-ऊपर से ही वही मार्केट वाली बुक्स आपने लाई होगी, उन मार्केट वाली बुक्स को पढ़ के
गए होगे एग्ज़ाम देने के, आपको लग रहा होगा कि वहाँ पर 100 से 100 आएँगे, ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। खुद सोचो ग्रेजुएट्स होते हैं उसमें हर लेवल के, मेडिकल के भी, बीएससी के भी, एमएससी के होते हैं, इवन कि पीएचडी वाले भी होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होते हैं, हर एक वैरायटी आपको मिलेगी। तो कुछ एग्ज़ाम का लेवल भी देख लो यार, और सिलेबस को पढ़ा करो एक बेस्ट सोर्स से, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ो। उसको टाइम लगेगा, ठीक है? तो लेकिन कॉन्सेप्चुअली चीज़ें काम करता है, ठीक? मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि इवन कि अगर कोई फ्रेशर है, तो आप अलग से 2 साल, 2 से 3 साल निकालो सिर्फ़ पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करो। कुछ मत सोचो राइट लेफ्ट मुझे जॉब चाहिए। फिलहाल आप 2 साल निकालो, इस तरीके से आपको इतना सोचना मुझे कुछ नहीं चाहिए 2 सालों में, मुझे सिर्फ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। 2 साल के बाद एग्ज़ाम लगा लो, 2 या 3 साल बाद। ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स उनको क्वालीफ़ाई करोगे, ये गारंटी है। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप जुड़े रहो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है? हो जाएगा। ये सवाल ही नहीं है कि नहीं होगा। लकी लकी क्या नाम है इसका? लकी समयाल। सर मुझे आपसे थोड़ी हेल्प चाहिए, मैं बीए मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। इसने लिखा है मैं बीए मैकेनिकल स्टूडेंट हूँ, बस आपसे थोड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए, सिलेबस कैसे ख़त्म करूँ? क्योंकि मैं फुल डे टेक्निकल पढ़ रहा हूँ और और नाइट के 5 आवर्स एफए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। देखो भाई, अगर आप 2 प्रिपरेशन लेकर जा रहे हो ना, ना तो आप उसमें हो जाओगे, ना तो इसमें हो जाओगे। ये शॉर्टकट है। ये शॉर्ट क्यों आप क्यों बोल रहे हो? आप बोलोगे आप सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एग्ज़ाम आपके सिर पे है, ठीक है? 2 महीने आपको, ये 2 महीने आप पूरा एक ही को दे दो। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो अच्छा है, आपको क्या लग रहा है? अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मैकेनिकल अ, अच्छा पढ़ा है, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इंजीनियर बनने की, सबसे बड़ी पहली बात। लेकिन अगर आपने वो ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आपको पता होगा, मेरी सजेशन यही रहेगी उसको छोड़ दो, एसएसबी के लिए तैयारी करो। क्योंकि आपने लिखा भी है, आपने शायद पहले एसएसबी के लिए तैयारी की थी थोड़ी-सी, वो आपको हेल्प करेगा इसमें। जितना आपको उस पे टाइम स्पेंड करना है, उससे बहुत कम टाइम इस पे स्पेंड करना है आपको। किस पे? फाइनेंस पे, ठीक है? तो टेक्निकल तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 20-25 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स आपको पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ोगे? क्या आप 5 कंपोनेंट्स 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो? हाँ, पोस्ट तो हैं ठीक-ठाक और अच्छे अभी हैं, तो इंजीनियर बनोगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ क्वालीफाई होना चाहिए ना, आपको यहाँ से जॉब की ज़रूरत है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, अगर आपको मैकेनिकल अच्छा है, तो गो फॉर इट। अगर आपका अच्छा नहीं, आपने ग्रेजुएशन में अच्छे नहीं पढ़ा है, तो छोड़ दो और एसएसबी के लिए, इसके लिए, एफएए के लिए प्रिपरेशन करो, फुल ऑन मतलब पूरा एनर्जी जो है इसी पे लगा दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। में अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करो। मैं कमेंट्स आज ज़्यादा इसलिए लेकर आया हूँ कि थोड़ा सा मैं बीमार ही लग रहा था थोड़ा सा, इससे चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।